हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और हम लोग इसके एजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे। एजम्पशन, वो एजम्पशन जो स्पेसिफिक टू मान लो यहां पे जियोमेट्री है तो जियोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई ऐसा एजम्पशन जो पर्टिकुलर उस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो यहां पे जियोमेट्री है। ऐसे एजम्पशंस को बोला जाता है पोस्टुलेट्स। एंड वो एजम्पशन जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल और कॉमन फॉर ऑल, ऐसे को बोला जाता है एक्सियोम्स। ठीक है। अब अगर हम लोग जियोमेट्री में देखें, पहली बात तो इनकी जरूरत क्यों है? हम लोग जियोमेट्री में देखें, इट्स अ काइंड ऑफ विजुअल प्रॉब्लम, है ना। कहीं पे आपको ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, कहीं पे आपको सर्कल मिल रहा है, कहीं पे रेक्टेंगल। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का मिलना, सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर रेफरेंस सेट कर दिया। इन्हीं के बेसिस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जो भी ये रेफरेंस सेट किया गया था यूक्लिड्स के द्वारा, क्योंकि दीज आर द एजम्पशन, पोस्टुलेट, एक्सियोम्स, ये जो है विदाउट, बिना किसी प्रूफ के, विदाउट प्रूफ, दे आर कंसीडर्ड एज अ ट्रुथ। क्यों हम लोग कर रहे हैं? अगर ये नहीं करेंगे तो एक तरीके से हमारे ही माइंड में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन है कि ट्राइंगल जो होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं, दैट इज उसका सम 180 होता है। मैंने पूछा कैसे, आप प्रूफ करो। तो प्रूफ में आपने ये कहा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना। बुक में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो ये बुक में लिखी वाली बात आपने लिखा, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो। या अदर वे से आप ऐसे कहो, अगर एक जनरलाइज करें कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? तो आपने आंसर दिया यस, एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा कि सारे स्पिरिचुअल बुक में यही ऐसे ही लिखा हुआ है। मैंने कहा स्पिरिचुअल बुक में लिखा हुआ ये कौन सा साइंटिफिक लॉजिक है? आपने कहा वो बुक किसके द्वारा लिखा हुआ है? गॉड के द्वारा। सो यू आर क्रिएटिंग अ बस, लाइक जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो वहीं पे एंड हो जा रहे हो। इसका कोई एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम को बोला जाता है, ऐसे प्रॉब्लम को बोला जाता है सर्कुलर रीजनिंग। ठीक है। तो ये कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं है, बट एक माइंड में रेफरेंस सेट होना चाहिए। तो हमें क्या करना रहता है, जितने भी ज्योमेट्री के प्रॉब्लम रहते हैं उनको, वो काइंड ऑफ विजुअल प्रॉब्लम, तो उनके लिए एक रेफरेंस सेट करना रहता है। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कैसे एक कुछ भी हमारे सराउंडिंग में, वॉट एवर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो शेप है। शेप को आप जो है सरफेस के फॉर्म में देख सकते हो। जैसे मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना दूं, ये एक पर्टिकुलर शेप है, तो आप इजी वे से इनके सरफेस को तो इजी वे से देख ही सकते हो। सरफेस से फिर लाइन, लाइन से फिर पॉइंट। तो अगर मुझे कहना पड़े कि डिफाइन करो पॉइंट को, तो आप बोलोगे एक सिंपल वे से कि पॉइंट एक ऐसा चीज है, पॉइंट एक ऐसा चीज है विच हैज नो पार्ट, इसके पास कुछ भी पार्ट नहीं है, ना कोई साइज है ना कुछ भी है। हाँ, ये लोकेशन में हेल्प करता है।
इसी तरीके से लाइन की बात करेंगे तो उसके पास विड्थ नहीं है, एक लाइन है उसके पास कोई विड्थ नहीं है या थिकनेस नहीं है, इट ओनली हैज वन डायमेंशनल लेंथ। ऐसे ही सरफेस के पास कोई थिकनेस नहीं है ना, सरफेस के पास थिकनेस नहीं है। और अगर शेप की बात करें तो इसके पास थिकनेस भी है, हाइट भी है, समथिंग लेंथ भी है, तो समहाउ वी कैन से इसके पास शेप भी है, साइज भी है। और अगर आपने ये देखा भी होगा तो हम लोगों ने कैसे 3D 2D 1D एंड नो डी। अब इसमें बात ये था कि फिर पार्ट क्या होता है, ऐसे ही पार्ट को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ बात मिलेगा। तो हमने क्या किया, कुछ बातें अनडिफाइंड रखा जिनको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, कुछ बातें अनडिफाइंड, लेकिन वो सिर्फ अनडिफाइंड वही चीज है जिनको हम हमारी फीलिंग में जो हमारे एग्जिस्ट करता है, मीन्स वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ फैमिलियरिटी कि वो है क्या एग्जैक्टली। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लियर है। अब जो पॉइंट बनता है, जो समझने वाली पॉइंट बनता है कि पोस्टुलेट और एक्सियोम्स, तो इन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखकर, जियोमेट्री को ध्यान में रखकर कुछ बातें कही। उन बातों का सिग्निफिकेंस ये है, इन्हीं बातों के रेफरेंस से हम जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे उसको प्रूफ करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। जैसे अर्थमेटिक्स में होता है, हमें एक फॉर्मूला दे दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्म। तो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो ना, अगर मान लो कोई ऐसा इक्वेशन कुछ ऐसा आया तो अगर ये बन नहीं रहा तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से जितने भी आप जियोमेट्री में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो वो इनकी बातों को कंप्लायंस करने चाहिए, ठीक है। जैसे थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे थिंग्स में, कुछ थिंग्स में हमने तीन बातें ले लिया, तीन ऑब्जेक्ट पिक कर लिया। जैसे कि थिंग्स हमने क्या लिया, तीन के दो ही लो, ए और बी, दो हमारे थिंग्स है। अब ये कह रहा है थिंग्स में कुछ भी आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक मान लो ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, अलग अलग तभी तो होगा। अब ये कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। अब अगर मान लो ये ए और बी दोनों ही किसी के साथ इक्वल है, ए जो है सी के साथ इक्वल है, बी जो है सी के साथ इक्वल है। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये इसके इक्वल, इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया इक्वल है रेक्टेंगल के, और सी कोई सर्कल है, ये इक्वल है जो है इनके, तो ये आपस में इनके तीनों ही एरिया सेम होंगे। अब आप जब ये चीजें पढ़ोगे ना तो बड़ा ही फंडामेंटल टाइप का लगेगा, बट यही हमारा रेफरेंस होगा हर एक जियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। सेकेंड, if equals are added with equals, then the whole will be equal। इसका मतलब क्या हुआ, if equals are added with equals then wholes will be इक्वल। सिंपल सा हम लोग इसका जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मान लो इक्वल्स है, मान लो ए और बी आपस में इक्वल है, सी और डी आपस में इक्वल है,
तो अगर मैं a प्लस बी करूं और ए प्लस सी करूं और b प्लस डी करूं तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर इक्वल्स ऐड किए गए तो क्या होंगे, वो उनके होल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा, इफ इक्वल्स सेम, बस इसका अपोजिट हो जाएगा, इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड with equals, then remainder will be equal। तो अगेन सिंपल है, सिंपल वही कंसेप्ट बना, दैट इज a इक्वल्स b है और c इक्वल्स d है, तो a माइनस बी और c माइनस डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट। 3 एग्जाम समझ में आए, ठीक है। फोर्थ, एक सेकेंड कहाँ करें, ठीक है, यहीं पे पहले एग्जाम को समझ लेते हैं। देखो ये सारी चीजें याद तो खैर करने की जरूरत नहीं है, हमारी फीलिंग में आ जाएगा नॉर्मल वे से, लेकिन जब अभी हम लोग कोई प्रूफ करेंगे तो यहाँ वहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका प्रॉपर वे से दिमाग में रखना चाहिए कि क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फोर्थ नंबर है, इफ things are coincide with one another, then they are equal to one another। अगर कोई सपोज करो कोई ट्राइंगल ही है, अगर ठीक है कोई ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल पे एक और ट्राइंगल प्रॉपर वे से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी दोनों ही क्या होंगे, इक्वल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। फिफ्थ है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। मतलब जैसे मान लीजिए एक पिज्जा ही है इतना बड़ा सा, इसका एक स्लाइस जो है एक पार्ट हुआ, दैट इज लाइक दिस, तो ये ऑब्वियस है ये क्या रहेगा, उससे बड़ा ही रहेगा। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, थिंग्स which are double the same things are equal to one another। ऐसे ही सेवंथ, थिंग्स विच आर इक्वल की वजह, डबल की वजह हाफ कर दो, हाफ द सेम थिंग्स सेम। अब इस वाले का स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन थिंग्स है, दैट इज ए बी सी, तीन थिंग्स है ए बी सी। अब इनका डबल यानी कि 2A 2B और 2C। अब ये सारी चीजें जो है किससे, किसी एक सेम थिंग्स के इक्वल है। जैसे 2A इक्वल है K के, मान लो 2B इक्वल है K के एंड 2C भी इक्वल है K के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2A वो 2B के बराबर है एंड 2C के बराबर है। और अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा, दीज आर द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल स्टेटमेंट, बहुत ही फंडामेंटल स्टेट, यानी कि इसका हम लोग
कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको समझाया हूं बेसिक मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में, लेकिन आप इसको जनरल लाइफ में भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट द पोस्टुलेट्स? मैंने कहा था पोस्टुलेट्स जो है ज्योमेट्री बेस्ड है, तो ये ज्योमेट्री के ही कंसेप्ट में रहेगा, ज्योमेट्री के ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। तो उसको देखते, इसको मैं मिटाता हूं, सिर्फ एक्सियोम को मिटाता हूं, ठीक है। अभी हमको ये काम आएगा थोड़ा सा, तो उसको डील करेंगे। सो पोस्टुलेट नंबर 1, स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any another point। देखो हम लोगों ने जो डिस्कस किया एक्सियोम के बारे में, चाहे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द फंडामेंटल। इनके हेल्प से हम नए एक्सियोम, इनके हेल्प से चाहे न्यू एक्सियोम क्रिएट करना, चाहे प्रोपोजिशंस क्रिएट करना। प्रोपोजिशन मतलब वही थियरी समझ लो, थ्योरम, या फिर कह लो थ्योरम। थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंक्लूजन, या इसको बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन से यानी निष्कर्ष निकाल के कुछ कंक्लूजन बना देना, और ये रेफरेंस बन जाएंगे फर्दर एनालाइज करने के लिए, है ना। इनके रेफरेंस से जो ये क्रिएट करेंगे वो आगे की चीजों को एनालाइज करने में मदद करते हैं। क्योंकि जैसे नया अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसी का कंक्लूजन देखे तो एक नया एक्सियोम बनता है, ये बनता है कि किसी भी गिवन और a given two distinct point, किसी भी दो पॉइंट के बीच में there is a unique line या स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दो पॉइंट को कंसीडर किया, पॉइंट ए पॉइंट बी, इनके बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर इस लाइन के अलावा, इस स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा? कर्व होगा। वो कोशिश भी करके देख लेना। तो ये एक तरीके से एक नया एक्सियोम बन गया। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, एक्सियोम और पोस्टुलेट की हेल्प से कई सारे प्रीपोजिशन मींस सिंपल ट्रूथ। अब ये जो ट्रूथ किए, प्रूफ किए हम लोगों ने, किसका हेल्प लिया? सिंपल प्रूफ। किसके हेल्प से? यही एक्सियोम और पोस्टुलेट के हेल्प से। और यही थ्योरम, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रूफ रहता है तो उसी को थ्योरम बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि पहला पोस्टुलेट हमारा यही है। अगेन हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री के बारे में, तो आपको लाइन, पॉइंट, सर्कल, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड बातें दिखेगा। सो सेकंड क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड indefinitely। जैसे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, या आप इसको ये भी बोलते हो सेगमेंट लाइन, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड कहां तक कर सकता हूं? इसके दोनों एंड से इनडेफिनिट टाइम्स, जहां तक मन करे वहां तक एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है, क्लियर। तो कहीं का अगर कोई प्रूफ देना रहेगा, किसी सिचुएशन में ऐसा कुछ प्रूफ क्रिएट करना रहेगा, तो उसके लाइन को हम लोग एक्सटेंड करके कर लेंगे। देखेंगे कुछ अगर ऐसा आएगा तो। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फॉर एनी सेंटर पॉइंट, एनी सेंटर एंड फॉर एनी रेडियस। किसी भी सेंटर या फिर किसी भी रेडियस के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर
ऑल राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री हो, आर इक्वल। ठीक है, ये भी बड़ा ही फंडामेंटल बात है। फिफ्थ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा। फिफ्थ ये कह रहा है, फिफ्थ बात में देखो इन्होंने अपने इस बात का भी इस्तेमाल किया हुआ है। फिफ्थ बात में ये कह रहे हैं कि मैं मिटाता हूं इसको थोड़ा सा, फिफ्थ बात को समझाने के लिए। फिफ्थ बात ये कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ पोस्टुलेट, यही लास्ट है। 5 पोस्टुलेट्स हैं और 7 एक्सियोम्स हैं। तो ये कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन 2 other straight line, तो पहले तो हम लोग 2 अदर स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। चलो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, मान लो, या ऐसे कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये बना दिया। तो इसका कहना क्या है, ठीक है, ये वाला बात। देन अगर इन लाइन को, बात समझो, फिर हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, इसको मैंने एक्सटेंड किया और ऐसे ही इसको मैंने एक्सटेंड किया, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग इनडेफिनिट टाइम तक किसी भी लाइन को, तो ये कहीं पे जाके मीट करेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग है ना, ध्यान से समझना, ये कहीं भी जाके मीट किया। अगर इसको मैं इस साइड में करूं तो नहीं करेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे फैलता जाएगा। तो ये जो मीट किया वो कौन से साइड में, उस साइड में जहां पे ये इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये यहां पे मीट करना, तो ये इसके अंदर है, तो इसको बोल रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो सम है, इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री। यानी कि जिस साइड में 180 डिग्री से लेस रहेंगे, उसी साइड में अगर उन लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो मीट करेंगे। सो इफ a straight line drawn on the 2 other lines, these two straight line meet in that side which whose sum of the interior angles less than 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे 5 पोस्टुलेट्स हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इनकी मदद से हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉइंट के बीच में 2 लाइन हो सकते हैं, वो जो कॉमन एक्सियोम्स दिए हुए, इन सब के रेफरेंस, इन सब का इस्तेमाल करके हम उन स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, इवेल्युएट करने में मदद करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक्सियोम में ही देखा था कि जो इक्वल्स, जैसे कोई चीज ऐड किया हम लोगों ने, सेम थिंग्स एडेड टुगेदर, एडेड मतलब जो इक्वल्स को मैंने इक्वल्स के साथ ऐड किया था, तो जो उसका होल बना वो भी इक्वल, जैसे इक्वल के साथ मैंने इक्वल ऐड किया था, तो जो इसका होल बना वो भी इक्वल। ये भी इस बात को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस कंटेक्स्ट में लूं, तो आपको अगर कभी ट्राइंगल, या मान लो जैसे ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ, तो आप इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐड उन्हीं को कर सकते हो जो आपस में इक्वल हो। जैसे वैसे भी ना, जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपया हो, 5 रुपया प्लस $5, आप इसे ऐड कर सकते हो?
आपको पहले इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन एक्सियोम जो है वो सबके लिए इक्वल है, कॉमन फॉर ऑल। और ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ज्योमेट्री के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा विजुअलाइज बने। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूफ दैट कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। बेसिकली ABC जो है क्या है, 3 पॉइंट्स है ऑन अ लाइन, 3 पॉइंट्स है, ये A है, ये B है और ये C है, और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगेन प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग अपने एक्सियोम और पोस्टुलेट्स का ही इस्तेमाल करके। जैसे अगर मैं AC की बात करूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, एक्सियोम 3rd या 4th था, उसमें ये बोला है कि जो भी चीजें कोइंसाइड करेंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो बस AC क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है किसको, टुगेदर AB एंड BC। बहुत ही सिंपल है, हमें बस अपने एक्सियोम और पोस्टुलेट को ध्यान में रखना है, उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, वो हमारे फाउंडेशन है, उसके नीचे हम नहीं जा सकते, उस पे पहुंच के हमें इन सब चीजों को कंपेयर करना है। बस ये इतना एक लाइन सफिशिएंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दैट इज द रीजन AC जो है क्या है, AB प्लस BC के इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लो कि किसी भी एक लाइन से अ ट्राइंगल ड्रॉन with the help of a straight line, एक स्ट्रेट लाइन से के हेल्प से क्या किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट the triangle is equilateral, ठीक है। ये हमारा लाइन है A एंड B। अगेन पोस्टुलेट पे जाएंगे, तो हमने ये कहा कि किसी भी पॉइंट से कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विद हेल्प टू रेडियस। तो हमने क्या किया, A और B, A पॉइंट को सेंटर माना और B को रेडियस बनाया, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही B के रेफरेंस से BA को रेडियस बनाकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर हमने क्या किया, अगेन ये पोस्टुलेट्स में दिया हुआ है कि हम लोग किसी भी सेंटर को लेकर, रेडियस को लेकर बना सकते हैं। फिर पोस्टुलेट में दिया हुआ है 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा C है। अब अगर AB को देखा जाए और AC को देखा जाए, तो ये दोनों ही क्या है, रेडियस, और रेडियस जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा सभी। रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो क्या कहोगे, रेडियस इज अ काइंड ऑफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द circumference, any point of circumference and connect with the center। ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे इन लेंथ। तो अगर मान लो ये मेरा रेडियस है, यहां पर ये भी मेरा रेडियस है, तो ये इक्वल होगा ऐसे ही BA जो है इक्वल होगा BC के। तो ये
AC इसके इक्वल है, BC ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग अगेन पोस्टुलेट थिंग्स इक्वल द सेम थिंग्स, ये हमारा सेम थिंग है अभी। विल इक्वल टू वन अनदर, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अगेन जब आप करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप ये एक एक स्टेटमेंट शुरू में लिखोगे ताकि आपके विजुअलाइजेशन में बेहतर तरीके से ये आ सके। तो ये क्लियर है। अब इक्विलैटरल का मतलब क्या है? इक्विलैटरल का मतलब इक्वल साइड्स। ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं? 3। उनके सारे के सारे साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है। ऐसे ही अगर एक थ्योरम को देखा जाए तो थ्योरम ये कह रहा है कि एक थ्योरम है छोटा सा, इसको देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। थ्योरम ये कह रहा है, थ्योरम हमारा क्या है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, दो अलग अलग लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स cannot have more than one common point। दो अलग अलग लाइंस हैं, उनके बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। मान लो ये मेरा लाइन है, एक ही कॉमन पॉइंट होगा, दो नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब थोड़ा सा थ्योरम समझ लेते हैं। इन थ्योरम का बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने जो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, इसका बेस है कोई ना कोई एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। तो आपने किसी न किसी एक्सियोम को पिक किया होगा और किसी न किसी पोस्टुलेट के हेल्प से ये स्टेटमेंट आपने दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो सपोज करो मैंने क्या किया, इसी स्टेटमेंट से जो है एक एजम्पशन किया, रॉन्ग एजम्पशन मैंने किया। अगर ये रॉन्ग एजम्पशन मेरे दिए जो हमने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट जो हमने पढ़ रखा है उसमें अगर ये राइट प्रूफ हो जाता है, उसको होना तो रॉन्ग है, रॉन्ग अगर हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी मैंने रॉन्ग किया था यानी स्टेटमेंट सही है। बट अगर रॉन्ग एजम्पशन ही अगर राइट हो गया, यानी जो हमने पोस्टुलेट लिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो ना, आप बस समझो। रॉन्ग एजम्पशन क्या मैंने माना कि लेट अस एज्यूम हम ये मान रहे हैं ऐसा कि टू डिस्टिंक्ट लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमन पॉइंट्स। अब जब मैंने ये माना तो मैं किस पे चेक करूंगा? मैं अपने जो एक्सियोम्स है या फिर जो भी हमारे पोस्टुलेट है उनको चेक करेंगे। ठीक है। टू कॉमन पॉइंट्स का मतलब मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अब इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, यहां से दो लाइन है, खैर इस पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब हम लोग वापस गए, पहले जो स्टेटमेंट दिया पहले उसी को प्रूफ करने के लिए या तो रॉन्ग या तो राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इसको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं, है ना। तो हम गए कॉन्टेक्स्ट, इसको चेक किए पोस्टुलेट में। तो पोस्टुलेट में हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के बीच में, स्ट्रेट लाइन जो है 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। बाद में इसी का एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, यूनिक होगा, यूनिक स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि आप 10 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, सिर्फ एक ही होगा। एक ही होगा का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो इससे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक, और क्योंकि 2 लाइन मुझे पिक करना है
टू डिस्टिंक्ट लाइन लेना है, दो अलग अलग लाइन लेना है। तो अगर मैंने ड्रॉ, कोई भी अब तरीका निकालो कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि ये जो है दोनों ही पॉइंट को कट करे, मीट करे, चेक करो कोई लॉजिक है। अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं या तो कर्व बना दो तो चलेगा, या फिर एक और तरीका है आप ऐसे कर लो, है ना। बट ये अगेन ये लाइन दोनों ही अलग अलग हो गए। हम लोगों ने अभी ये भी पढ़ा था वो जो सेगमेंट लाइन या फिर टर्मिनेटेड लाइन, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, तो ये अलग ही लाइन है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन यानी कि जो हमने जो माना था एजम्पशन वो रॉन्ग था, पोस्टुलेट के हिसाब से भी रॉन्ग ही प्रूफ हुआ। दैट इज द रीजन वो जो थियरम है वो क्या है, वो सही है, राइट है। आप इस बात को अच्छे से समझो, यू मे गेट कंफ्यूज। आपको इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे पास फाउंडेशन है, यानी इसके नीचे हम नहीं जा सकते। हमारे पास फाउंडेशन क्या है, एक्सियोम, पोस्टुलेट्स, इन्हीं के बेसिस पे कुछ प्रोपोजिशन यानी कुछ बेसिक कंक्लूजन ड्रॉ करके उसको भी एज ए रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, और थियरम एक्सेट्रा। हमारा जियोमेट्री इसी के बेसिस पे रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएंगे। इसी के फंडामेंटल बेसिस पे हम चाहे कंपेयर करके उसको प्रूफ सही करें चाहे गलत करें। हम प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उसी स्टेटमेंट को पिक कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट को पिक करेंगे और इन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे थ्रू दिस फंडामेंटल्स। इनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एक्सियोम है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स और जो भी प्रोपोजिशंस बनेंगे, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये जस्टिफाई करें, यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहीं पे भी अगर आपने इनकंसिस्टेंसी पाया, कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी पाया तो वो पूरा का पूरा थियरम ही, वो जो प्रूफ दिया हुआ है पूरी तरीके से वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके चैप्टर का, और आज के चैप्टर को ओवर करते हैं। सो ये एक्सरसाइज है, और भी सारे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मतलब यही है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ना सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, उसके रीजन को भी डिस्कस करना है। जैसे नंबर 1 है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट है, इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर इज फॉल्स है। अगर हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है तो स्टेटमेंट यही था ना कि 2 पॉइंट्स से एक सिंगल लाइन पास होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में सिंगल लाइन ड्रॉ होता है। बट एक कंक्लूजन से ये ड्रॉ हुआ है कि एक सिंगल पॉइंट पे इनफाइनाइट लाइन जो है ड्रॉ किया जा सकता है। सो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। उसी बेसिक इन्हीं सब पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके कंक्लूजन ड्रॉ किए गए। तो ये क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, और रीजन समझ में आ गया, बहुत ही फंडामेंटल बात को वायलेट कर रहा है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो, जब भी हम लोग जियोमेट्री में लाइंस की बातें करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की। 2 पॉइंट्स है, यहां से क्या इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं? नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है, एक ही लाइन पास हो सकता है। ये हम लोगों ने एक्सियोम, जो कि कंक्लूजन था किसका कंक्लूजन हम लोगों ने डिस्कस किया था, पोस्टुलेट 1 का। सो इट इज वायलेटिंग पोस्टुलेट 1। तो पोस्टुलेट 1 भी नहीं लिखना है, इट इज वायलेटिंग सिंपली दैट there is a 2 points in which only one straight line can be possible। सिंपल बात, ये सिंपल लिख दो आप, ये पोस्टुलेट 1 को वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। सही है, ये टर्मिनेटेड लाइन, ये आपका पोस्टुलेट सेकंड था भी, इसको आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो, ट्रू बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द पोस्टुलेट 2।
पोस्टीरियर टू का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगेन ये हमारा आ गया एक्सियोम कोइंसाइड वाला। तो ये क्या हुआ, ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, नहीं ये ट्रू। ट्रू क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, दो सर्कल है सेम साइज के। सेम साइज के मतलब ये हो गया कि ये क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं, आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं। कोइंसाइड करेंगे तो दे इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल में तो सारा कुछ आएगा ना, रेडियस भी आएगा उसका। सो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ PA इज इक्वल टू PQ, अगेन कोइंसाइड वाला ही, PA इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू XY, तो इसको ही चेक करना। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिफिनीशन बताना है और वो भी बात बताना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको डिफाइन करना पड़े। तो पैरेलल लाइन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए मतलब सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइन हम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है इस शब्द से। तो पैरेलल लाइन कह सकते हो कि दो स्ट्रेट लाइन है ना, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन, बट वो इस तरीके से हो कि दे नेवर मीट। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं इस साइड से। सो टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं x, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे ये x है, ये y है, एक और z कर लो, तो ये एक प्लेन हो गया। ऐसे अगर इसमें आप बनाना चाहोगे तो और भी प्लेन बन जाएंगे। आप समझो ध्यान से, मैं क्यों ये चीज कह रहा हूं। जैसे मान लो एक लाइन जो है इस प्लेन पे है और एक लाइन इस ऊपर वाले प्लेन पे है, तो वो पैरेलल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये कि जो हमारा फंडामेंटल बेसिस है, टू स्ट्रेट लाइन ऑन अ प्लेन नेवर मीट व्हाइल एक्सटेंडिंग। अगर उसको एक्सटेंड हम कर रहे हैं, वो कभी भी मीट ना करे। तो इसमें और भी क्या बात है, डिफाइन करना पड़ेगा। लाइन को डिफाइन करो, प्लेन को डिफाइन करो, है ना। तो ये पैरेलल का डिफिनेशन होगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का लाइन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट राइट एंगल। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है, ये मीट कर रहा है 90 डिग्री पे, तो ही क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइंस। अगेन इसमें डिफाइन करने के लिए लाइन हो गया, राइट एंगल हो गया, इन बातों को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें ना सिर्फ डिफिनीशन बताना है, उन बातों को भी बताना है जिनको फर्दर डिफाइन किया जा सके। तो लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, प्लेन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे राइट एंगल। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली एक लाइन है, मान लो कोई एक लाइन है, इसमें एक पार्ट, मतलब यहां से मान लो यहां तक कोई, तो ये क्या है, छोटा सा लाइन सेगमेंट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन विद, बस इतना बहुत है। तो अगेन इसमें आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, रेडियस एक तरीके का लाइन सेगमेंट है, ये भी एक, क्योंकि ये लाइन है ना, पार्ट किसी का, तो ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। कहां ड्रॉ होता है, ड्रॉन बिटवीन सेंटर ऑफ
सर्कल, सेंटर के सर्कल में, एंड ऑन एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से, मान लो ये मेरा सर्कल है, सर्कल के रेडियस से किसी भी पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगेन कितनी बातें इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, लाइन को डिफाइन करो, सेंटर को डिफाइन करो, सर्कल को डिफाइन करो, है ना, कई सारी बातें फर्दर डिफाइन किया जाए। इसी तरीके से स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर जो है इट्स अ क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर, स्क्वायर quadrilateral lines arranged in such a way that forming right angle। तो एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके सारे लाइंस जो हैं, चार साइड्स क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो इसमें अगेन राइट एंगल को डिफाइन कर सकते हो आप, क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर सकते हो, लाइंस को डिफाइन कर सकते हो। आई होप यू गेट माय पॉइंट, है ना। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये है 2 पोस्टुलेट्स गिवन। तो पहले तो यार कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, जैसे कुछ भी चीज मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो मैंने एक एजम्पशन क्रिएट किया अपने मन से। अब वो एजम्पशन सही है, जस्टिफाइड है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, उन सब चीजों को चेक करेंगे किससे कंपेयर कराकर, जो हमारा स्टैंडर्ड एजम्पशन ऑफ पोस्टुलेट्स है। तो हमें यही बताना है कि इस एजम्पशंस के बारे में कौन कौन से अनडिफाइंड टर्म्स हैं, क्या ये एजम्पशन कंसिस्टेंट है, और ये कौन से, मतलब कैसे यूक्लिड्स को फॉलो कर रहा है। सो पहला ये है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। तो बिटवीन ए एंड बी क्या हो सकता है भाई, बिटवीन ए एंड बी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। तो क्या ये एजम्पशन सही है? तो देखो यूक्लिड पोस्टुलेट, चाहे आप एक्सियोम्स पिक करो, उनमें कहीं पे भी ये 3 पॉइंट वाला कुछ नहीं बोला, उसमें बोला है 2 पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, दैट्स इट। तो पहली बात तो ये कहीं से भी यूक्लिड के पोस्टुलेट को मतलब कि बता नहीं रहा है, ये अपने में सेल्फ सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं थर्ड पॉइंट यहां पे करूं तो ये सही है, हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यस, ये क्या है, स्टेटमेंट पहला क्या है, ट्रू है, यानी कंसिस्टेंट तो है, पॉसिबल है ना। बट यूक्लिड, इसको, इसके बारे में यूक्लिड जो पोस्टुलेट है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है। अनडिफाइंड टर्म की बात करें तो अनडिफाइंड का मतलब ये हो गया, एक तो लाइन, सॉरी पॉइंट इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हो गए। दूसरा, अब इसमें ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि ए और बी के बिटवीन कहां पे, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि ये तो ठीक है, अगर लाइन की बात कर रहे हैं यूक्लिड पोस्टुलेट के हिसाब से, एक लाइन के बीच में मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, तो इसके बीच में एक पॉइंट हो सकता है, दैट्स ओके। तो ये बिटवीन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये भी अनडिफाइंड है। नेक्स्ट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये भी सही है भाई। 3 पॉइंट्स है, मान लो 1 2 3, ये सी, ठीक है, सी। क्या ये जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो यार एग्जिस्ट करता है, ट्राइंगल में ही ले लो। तो यूक्लिड्स के कौन से पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है? ऐसे कोई स्पेसिफिक पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक पोस्टुलेट, किसी स्पेसिफिक पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। बट यस, ये जो है, जो लाइन सेगमेंट का या फिर जो हमारे स्ट्रेट लाइन का जो कंसेप्ट था, उसको तो फॉलो कर ही रहा है ना।
ए बी के बीच में आप लाइन ड्रॉ कर लो, पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये जो मेथड है इसको समझने का आपको ये अपने बेसिस पे विजुअलाइज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बट रेफरेंस यही होगा ना, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है। तो ये भी क्या है, ट्रू है और कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये हमारे दिए हुए जो पोस्टुलेट्स है उसको वायलेट नहीं कर रहा है। तो सही है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से दीज आर द एक्स्ट्रा एजम्पशन, और हर कोई फ्री है एज्यूम करने के लिए। आपने जो एग्जाम्पशन माना है, कल को अगर वो रॉन्ग हुआ आगे जाकर तो ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा। अभी आपने एजम्पशन माना, इसको फॉलो कर रहा है, तो ये सही एजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स, ए और बी के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। इस मान लो ये सी पॉइंट है, इस तरीके से ये लाई कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल जब सी क्या हो, मिड पॉइंट हो। जब सी क्या हो, मिड पॉइंट हो, पहला चीज। दूसरा, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ए सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी हमें प्रूव करना है। सॉरी, ए बी का 1/2 हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है, हम लोगों ने कोइंसाइड वाले ही कंसेप्ट के अगर पिक कर ले, मान लो एक लाइन है मेरे पास ए बी, ए डैश बी डैश। अब अगर देखें तो ये ए बी को कोइंसाइड कर लेता है, यानी कि इसके जो डिस्टेंस हो गए वो इक्वल होंगे। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कोइंसाइड वाला ही ले लो आप, कोइंसाइड वाला कंसेप्ट ले लो, ठीक है। तो एस, क्योंकि मेरे पास ये दिया हुआ है गिवन, ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, बी सी की जगह ये रख दिया। यानी मान लो अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, सो पुट वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2ac, 2ac इज इक्वल टू ए बी, या ac इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो अगेन एक अजम्पशन हम मान सकते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है, जो मैंने अभी यहां पे मिड पॉइंट बनाया ना, मिड पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट इन इक्वल हाफ। अब ये मेरा एक नया एजम्पशन बन गया, एक एक्स्ट्रा एजम्पशन, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 इस वाले में, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इस चीज को प्रूव करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो इसको आप समझो, कहने का मतलब यह है, अगर मुझे इसको ट्रू प्रूफ करना है तो मैं इसका अपोजिट कंसीडर कर लेता हूं। मैंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया, एक मैंने असम्पशन क्रिएट कर लिया है कि जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब अगर मैंने मान लिया एक लाइन है, क्वेश्चन इसको मैं कर रहा हूं, एक लाइन है ए बी, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि इसमें 2 मिड पॉइंट है, 2 मिड पॉइंट्स, 2 मिड पॉइंट। अब आप सोच के देखो, 2 डिस्टिंक्ट कर देते हैं, अलग अलग 2 मिड पॉइंट्स, चलो ठीक है, सी एंड डी। अब अगर मान लो एक मैंने यहां पे रख दिया सी, अब मैं डी को रखूं कहां, सोच के बताओ, डी को कहां रखूंगा। जो याद रखना, हमने जो अभी जस्ट एजम्पशन क्रिएट किया था, एक हमने जो अभी
क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक एज्यूम किया था। ऐसे जब आगे सॉल्व करोगे नए नए एजम्पशन बनते जाएंगे उसके हिसाब से। तो एजम्पशन हमने ये क्रिएट किया था कि मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है इसको, लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट, ठीक है, इक्वल डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को। अब ये मेरा रेफरेंस होगा अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या जहां पे भी इसका रिलेवेंस होगा वहां मैं इस्तेमाल करूंगा। तो एक मैंने सी मिड पॉइंट रखा, अब मैं डी को कहां पे भी रखूं, डी कहीं पे भी रखूंगा, इधर इट विल नियर टू ए, या तो वो ए के नियर चला जाएगा, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ए के नियर हो जाएगा, और अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये बी के नियर हो जाएगा। इस सिचुएशन में इट विल नॉट डिवाइड इक्वल हाफ, इधर ए और बी, देन इट कैन नॉट डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन इक्वल हाफ। मीन्स इसका कंक्लूजन क्या हुआ, दैट्स वाई, इसलिए every line segment has only one मिड पॉइंट। तो इसका कंक्लूजन क्या बना दोगे आप, ये लास्ट लाइन ऐड कर दोगे। अगेन हमने मदद क्या लिया, मिड पॉइंट का मदद। इसको हमने कैसे क्रिएट किया था, इसके पहले पोस्टुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC इज इक्वल टू AB, ये फिगर बना हुआ है, इसको सॉल्व करना है। एक मिनट इसको मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है, हमें प्रूफ करना है इसको। तो एक लाइन है AB, C और D, और ये दिया क्या हुआ है, गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD, AC यानी कि ये, BD यानी कि ये, ठीक है। प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। प्रूफ क्या करना है, AB इसको और इसको आपस में प्रूफ करना है, ठीक है। अगेन हम लोग वही पोस्टुलेट पिक करते हैं। माना एक हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो पूरा AC के बराबर है, तो मैं AC को ऐसे लिख सकता हूं, मान लो ये हमारा AC है लाइन सेगमेंट। अगेन कंपैरिजन, कोइंसाइड, इक्वल होंगे, तो AC को मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, कोइंसाइड वाला कंसेप्ट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड आप लिख सकते हो यहां पे कंक्लूजन में, बिकॉज ऑफ कोइंसाइड, AC कोइंसाइड विद दी AB प्लस BC। तो AB और BC दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AC बना रहे हैं। ऐसे ही BD को अगर मैं करूं, एक और लाइन अगर मैं कंसीडर करूं, तो ये BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। हमें पता है, ये हमें दिया हुआ है गिवन, तो मैं इसकी हेल्प से इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दूं, मैं कर सकता हूं। AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, ये गिवन है। ये वाला मुझे पता है आपको करने में मजा आ रहा होगा, लेकिन अगेन आपको इसके पीछे अपना माइंड चलाना है कि ये सारी चीजें हो क्यों रहा है, ठीक है। BC कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू CD, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का चैप्टर का भी, वाई एक्सियोम 5 यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वाई एक्सियोम 5 कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम 5 क्या था, एक्सियोम 5 जो है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। एक पार्ट से जो है होल बड़ा होता। सबसे पहली बात ये,
एक्सियम होता ही एक तरीके का कॉमन नोशन होता है, कॉमन नोशन जो हर जगह अप्लाई हो। तो मैं अगर इसको हर जगह अप्लाई करके देखूं तो आप वही पिज्जा वाला एग्जांपल लिख सकते हो। इफ वी कंसीडर अ पिज्जा और उसका एक स्लाइस अगर हम लोगों ने अलग ले लिया तो ये एक तरीके से पिज्जा का पार्ट है, एंड पार्ट इज ऑलवेज लेस देन होल, सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट, सिंपल सा बात। तो आप पिज्जा की जगह कुछ भी लिख सकते हो। एक मान लो रॉड है, रॉड में से एक छोटा सा पार्ट ले लिया कट करके, अब उसको अगर कंसीडर करेंगे तो वो होल से छोटा ही रहेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ओवर हुआ। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके मैथमेटिक्स का। और बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।